गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे 3.3 का बचा हुआ भाग, जो है पद्य शिक्षण की विधियाँ। जो आपके सिलेबस में है उसमें जो विधियाँ पढ़नी हैं, उसमें पहली विधि है शब्दार्थ कथन विधि, दूसरी है खंडान्वय विधि, तीसरी है व्यास विधि और चौथी है समीक्षा विधि। तो इन विधियों का परिचय और इनकी उपयोगिता, यानी कि क्या इनकी उपयोगिता है और इनका परिचय, यानी कि ये विधियाँ क्या हैं और उनकी क्या उपयुक्तता है, वो हमें पढ़नी है। वो तो बाकी हमने कल पढ़ ही लिया था कि पद्य समावेशन की क्या उपयोगिता है, यानी पद्य को क्यों हम पढ़ाते हैं। वो तो आज विधियों की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है शब्दार्थ कथन विधि। क्या है शब्दार्थ कथन? आप देखेंगे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इस विधि का। शब्दार्थ यानी कि शब्दों का अर्थ बताना, वो हो गया शब्दार्थ कथन विधि। तो इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि शब्दार्थ कथन विधि हिंदी पद्य शिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक एक एक पंक्ति में आए शब्दों का अर्थ बताता है और उसके बाद उसका भाव बताता है। तो वो हो गया शब्दार्थ कथन। जैसे ज़्यादातर लोग ये इसी का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी पढ़े होंगे अगर छोटी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में या प्राथमिक कक्षाओं में, इस विधि का ही प्रयोग ज़्यादातर अध्यापक करते हैं। वो शब्दार्थ कथन का, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि जो भी कोई कविता हो, कविता को पढ़ते हैं और उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते जाते हैं हम, और उसके बाद से उसका फिर हम भाव बता देते हैं कि हाँ क्या है वो। तो ये हो गया शब्दार्थ कथन, यानी कि पहले शब्दों का उस कविता के प्रत्येक पंक्ति में आए शब्दों का अर्थ बताना, तत्पश्चात उसका भाव बताना ही शब्दार्थ कथन कहलाता है। अब हम उपयुक्तता की बात भी करते हैं। परिचय तो हो गया, परिभाषा हो गया, अब उपयुक्तता। क्यों उपयोगी है ये, किसके लिए उपयोगी है ये? तो ये कहा जाए, उपयोगिता की बात देखेंगे तो आप ये प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें शब्दों का अर्थ बताया जाता है। कई सारे जो शब्द होते हैं उनका बच्चों का अर्थ नहीं पता हो पाता है। जैसे उदाहरण मैं लेता हूँ, झांसी की रानी की आप लोगों ने कविता सुनी होगी, सुभद्रा कुमारी चौहान वाले। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे, अगर आप पहली बार पढ़ा रहे हैं तो बुंदेलों का मतलब क्या होता है वो नहीं पता, हर बोलों का मतलब क्या होता है वो नहीं पता। तो इस तरह की जो शब्द हैं, अगर आप अर्थ बताते हैं उसके बाद इसका भाव बताते हैं तो बच्चे उससे आसानी से समझ जाते हैं वो। तो इसकी उपयोगिता, या आप इसका जो गुण ये कह सकते हैं शब्दार्थ कथन विधि का, कि इससे बच्चों को शब्दों का अर्थ बोध हो जाता है, जिससे वो कविता को आसानी पूर्वक समझ लेते हैं। अब हम आते हैं इसके दोष क्या होगा। इसका क्या दोष होगा? इसका सबसे बड़ा दोष ये हो जाता है कि इससे क्या होता है कि वो रसास्वादन, वो सुर और लय की भावना विद्यार्थियों में नहीं विकसित हो जाती है। क्योंकि हम जब चर्चा किया था कल कि पद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है, हम पद्य शिक्षण क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि बच्चों को रसानुभूति हो, आनंदानुभूति हो। तो अगर आप पढ़ते जाते हैं कि बुंदेले, बुंदेले का मतलब ये हुआ, हर बोलों का फिर मतलब बताने लेंगे, अर्थ बताने लेंगे वो, तो वो क्या होता है कि वो गद्य जैसा हो जाता है। यानी इसमें कोई रसानुभूति, कोई आनंद बच्चों को नहीं आता है। वो एक गद्य जैसा होने लगता है और नीरस बन जाता है फिर वो। तो इसका एक दोष ये कहते हैं कि इसका जो इस विधि द्वारा कविता या पद्य शिक्षण में उस पाठ में निरसता आ जाती है वो।
तो आप अर्थबोध विधि बता सकते हैं और इसके एक गुण एक दोष आप बता सकते हैं कि क्या है वो। तो अब हम आते हैं दूसरा जो विधि है, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या है, वो हमने उसमें भी पढ़ा था आपका गद्य में कि व्याख्या विधि ये क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। आप व्याख्या विधि को कह सकते हैं कि व्याख्या विधि हिंदी पद्य शिक्षण की वह विधि है जिसके माध्यम से शिक्षक एक एक पंक्ति को लेकर उसका अर्थ बताता है तथा उस कविता में या पद्य में आए अलंकार, भाव, रस, रचना शैली इत्यादि का भी वर्णन करता है। तो वो हो गया व्याख्या विधि। यानी कि हर एक पंक्ति का उसका अर्थ बताता है, उसका भाव बताता है और अर्थ बताते हुए उस पद्य में जो भी रस अलंकार या छंद आता है उसका भी वो वर्णन करता है, उसके बारे में भी वो बताता है। तो ये हो गया व्याख्या विधि। तो अब हम इसकी भी उपयुक्तता की बात कर लेते हैं, क्या इसका गुण होगा क्या दोष होगा। तो गुण क्या होगा, गुण ये होगा इसका कि इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों में उस कविता के अर्थ को समझने के साथ साथ उसमें हुए आए अलंकार, रस, छंद इत्यादि का भी उन्हें बोध हो जाता है। यानी कि आप झांसी की रानी पद्य या कविता पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ उसमें उसको अलंकार भी बता रहे हैं, उसको छंद भी बता रहे हैं, उसको किस रस का और रस का भी परिचय दे रहे हैं वो। तो ये इसका फ़ायदा हो जाता है वो। और इसका फ़ायदा ये है कि उच्चतर कक्षाओं के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होता है वो। इसका दोष क्या हो जाएगा, दोष में पहला ये होगा कि ये जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे अभी शब्दार्थ जानते हैं या उसका हम रस को सिखाना चाहिए, कविता को किस लय से पढ़ा जाए, स्वर से पढ़ा जाए। उन्हें बहुत ज़्यादा अलंकार, छंद रस इत्यादि से उन्हें बहुत अभी ज़रूरत नहीं होता बताने को। तो इसलिए कहते हैं कि ये व्याख्या विधि आपको प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। और अगर इसको कुछ कमियां बताना हो या दोष बताना हो तो आप बता सकते हैं कि इसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में समय ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ उपयुक्तता बता सकते हैं, क्या उपयोगी है, इसमें क्या दो गुण दोष से समीक्षा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, व्याख्या विधि। फिर आता है आपका एक खंडान्वय विधि। खंडान्वय खंडान्वय विधि क्या है वो, खंड नाम से लग रहा है, खंडान्वय यानी खंड करके जो भी कविता को पढ़ाएं उसको खंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर वो। तो इसको खंडान्वय विधि को हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको खंडान्वय विधि पूछा जाता है, कहीं कहीं ये भी कहा जा सकता है कि प्रश्नोत्तर विधि से आप क्या समझते हैं। तो ये दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि खंडान्वय विधि क्या है। खंडान्वय विधि का क्या कैसे आप परिभाषित करेंगे वो। तो आप खंडान्वय विधि कह सकते हैं कि खंडान्वय विधि हिंदी पद्य शिक्षण की वह विधि है जिसमें किसी बड़ी कविता या पद्य को पढ़ाने के लिए उस पद्य को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि में पद्य की व्याख्या करते समय विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर भी करते हैं। तो ये हो गया आपका खंडान्वयन विधि यानी प्रश्नोत्तर विधि। तो क्या मतलब निकला इसका, इसको आप बता सकते हैं कि जब भी कोई भी लंबी कविता हो, जैसे सपोज करिए कि पंचवटी हो गया
रामधारी सिंह दिनकर की राम की प्रतिज्ञा हो गया, कृष्ण की चेतावनी हो गई, या कुरुक्षेत्र हो गया। इस तरह की जो लंबी कविताएं होती है उसको आप एक कक्षा में या एक दिन में आप नहीं पढ़ा सकते हैं, उसको समय पढ़ाने में ज़्यादा लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको खंड वाइज कर लेते हैं, यानी खंडों में विभाजित कर लेते हैं, और उसके बाद उसका हम अर्थ स्पष्ट करते हैं। अर्थ स्पष्ट करते समय हम क्या करते हैं कि बच्चों से प्रश्नोत्तर भी करते हैं। तो ये हो गया खंडान्वय विधि। इसको कैसे आप क्या कहते हैं, इसका हाँ उपयुक्तता कैसे सिद्ध करेंगे वो, तो खंडान्वय विधि की उपयुक्तता में आप बता सकते हैं कि इसका यह विधि उन पद्य या कविता को पढ़ाने के लिए होता है जो लंबी हों, यानी कि जो क्या कह सकते हैं, जो इसका साइज लंबा, यानी कि कई पेजों में है, यह लंबी कविता। उदाहरण दे सकते हैं आप, कुरुक्षेत्र का उदाहरण दे सकते हैं, पंचवटी का उदाहरण दे सकते हैं, कामायनी का उदाहरण दे सकते हैं। इन जैसे पद्यों को पढ़ाने के लिए हम उसको खंड में विभाजित करते हैं, फिर पढ़ाते हैं वो। और इसको और क्या हो सकता है कि ये उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है वो, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए नहीं उपयोग, जो भी ये लंबी कविताएं होती हैं वो उच्च कक्षाओं में ही बताई जाती हैं। इसका क्या आप दोष क्या बता सकते हैं, दोष यह बता सकते हैं कि यह छोटी कविताओं के लिए उपयोगी नहीं है, यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है वो। तो ये इस प्रकार से हो गया खंडान्वय विधि। तो खंडान्वय विधि समझ में आ गया कि खंडान्वय विधि क्या है, यानी खंड नाम से जैसे आपको लग रहा है खंड में बांटना, किसी भी कविता को खंड में बांटना, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना, उसके बाद उसका अर्थ बताना, उसके बारे में चर्चा करना। और चर्चा करते समय हम प्रश्नोत्तर का भी सहारा लेते हैं, इसलिए इसको हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका खंडान्वय विधि। अब हम बात करते हैं आपका व्यास विधि। व्यास विधि किसे कहते हैं, व्यास को हम आसान शब्दों में या एक सामान्य बातों में कहते हैं कथावाचक। व्यास मुनि का नाम सुना होगा वो, तो वो कथावाचक ही है, कथावाचक, तो वो होता है व्यास विधि। तो व्यास विधि की कैसे आप परिभाषा लिखेंगे, व्यास विधि की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि हिंदी पद्य शिक्षण की व्यास विधि वह विधि होती है जिसके अंतर्गत शिक्षक व्यास या कथावाचक की भांति रहता है। वह गद्य या कविता की व्याख्या उदाहरण देते हुए, विश्लेषण करते हुए, व्याख्या करते हुए उसके अर्थ को बताता है। तो वो हो गया व्यास प्रणाली या व्यास विधि। यानी कि आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यास मतलब कथावाचक। जैसे जो कथावाचक होता है, आपने कथा सुना है, सत्यनारायण भगवान की कथा कह लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि वो जो कथावाचक होता है वो कथा कहते जाता है, वो बोलते जाता है वो, और उससे संबंधित उदाहरण देगा, उससे संबंधित आपको व्याख्या करेगा। जैसे टीवी पे आप सत्संग या प्रवचन देखते हो, किसी जो प्रवचन देने वाला होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, तो वो देखिए, तो एक रामचरितमानस का एक कोई चौपाई पढ़ते हैं तो उससे संबंधित उदाहरण, उसकी व्याख्या बड़े विस्तृत रूप में करते हैं वो, कि हाँ क्या कहा गया है, तुलसीदास ने क्या क्या, रामचंद्र जी ने कैसा। यानी कि एक चौपाई को ही वो 10 से 15 मिनट तक उसके बारे में बोलते रहते हैं। तो वो कहलाती है व्यास विधि, यानी कथावाचक विधि। तो उसी को हम कह सकते हैं आसान शब्दों में कि व्यास विधि वह विधि होती है जिसमें शिक्षक या अध्यापक पद्य को पढ़ाते समय विभिन्न उदाहरण देते हुए, विश्लेषण करते हुए, व्याख्या करते हुए उसके अर्थ को बच्चों को बताता है। वही हो गया व्यास विधि। तो इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं। अब हम बात करें कि उसका क्या उपयुक्तता है, इसका क्या गुण है वो। तो गुण में आप बता सकते हैं कि यह विधि ऊंची कक्षाओं हेतु उपयोगी होती है।
यानी कि जब आप यूजी और पीजी करते हैं वहाँ आपके लिए उपयोगी होती है। वहाँ आपको एक कविता, एक पद्य पढ़ा के एक चौपाई पढ़ाई जाए या कुछ भी, अगर कामायनी को ही पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित और अगर हम उदाहरण दे रहे हैं कि इस तरह के खंड काव्य में जो दूसरे वर्णन किया हुआ है उसका क्या विचार है, उसके अन्य कवि का क्या विचार है, तो वो हो जाता है व्यास विधि की व्यास विधि का तरीका। तो ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है वो। इसमें दूसरी बात ये आता है कि इसमें शिक्षक को बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए अपने विषय के प्रति। यानी कि जब एक चौपाई या एक दोहे पे आपको 15 मिनट 20 मिनट तक उसकी व्याख्या करना है या उसके ऊपर विभिन्न उदाहरण देते हुए बोलना है, तो आपको उस विषय पर आप पकड़ होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्ञान होना चाहिए, तो भी आप उस पर बता सकते हैं। और क्या इसके फ़ायदा हो सकता है? इसका और उपयोगिता ये हो सकता है कि इससे विद्यार्थियों में प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि वो विस्तृत रूप से समझता है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझता है, विभिन्न प्रकार के अर्थों के माध्यम से उसको बताया जाता है, अतः उसको जो ज्ञान मिलता है वो स्थायी होता है। अब इसके क्या दोष हैं इस विधि के? तो आप पहला दोष ये कह सकते हैं कि यह प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। और क्या दोष है इसमें? इसमें एक और महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसमें विद्यार्थियों की क्या बोलेंगे, भागीदारी, इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी बहुत कम होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें जो अध्यापक या शिक्षक होता है वही व्याख्या करता है, वही अर्थ बताता है, वही उदाहरण देता है, वही विश्लेषण करता है, यानी सब कुछ वही करता है वो, और विद्यार्थी बैठे रहते हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो जो वो पंडित जो कथावाचक होता है वही बोलता है, बाकी हाथ जोड़ के लोग बैठे होते हैं। तो एक कमी ये हो गई। और एक इसमें दोष ये लिख सकते हैं कि इसमें इसके माध्यम से गद्य या कविता पद्य या कविता शिक्षण करने पर यह नहीं पता चल पाता है कि विद्यार्थियों को उस पद्य का बोध हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि कोई प्रश्नोत्तर नहीं होता, कोई बच्चों से ज़्यादा हम भागीदारी नहीं लेते हैं, केवल शिक्षक ही बोलता है, इसीलिए यह नहीं पता चल पाता है कि उनको बोध हुआ है कि नहीं। तो ये कुछ आप उसके बता सकते हैं इसका दोष। तो ये है आपका विधियाँ, व्यास विधि हो गई। अब एक आप इसमें बचता है आपका समीक्षा विधि। समीक्षा विधि किसे कहते हैं? समीक्षा विधि भी क्या होगा, ऊंची कक्षाओं के लिए होगा वो। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसकी कैसे हम करेंगे वो, तो इसमें आप कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा पद्य शिक्षण करने में अध्यापक विभिन्न कवियों की तुलना करते हुए या विभिन्न कविताओं का तुलना करते हुए रस या भाषा या छंद को बताते हुए उसकी आलोचना करता है, तो वो कहलाता है समीक्षा विधि। यानी कि पढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कवियों या विभिन्न उसी प्रकार की कविता से तुलना करते हुए समालोचना करना ही समीक्षा प्रणाली या समीक्षा विधि कहलाता है। तो आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि समीक्षा विधि वह विधि होता है जिसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को पद्य पढ़ाते समय उस पद्य से संबंधित अन्य पद्य की तुलना करता है, तथा उस कवि की अन्य कवि की से तुलना करते हुए उस पद्य का अर्थ बोध कराता है वो। तो वो हो जाता है समीक्षा विधि, यानी कि समालोचना। जो हमने गद्य शिक्षण में भी हमने बताया होगा कि क्या होता है समालोचना या समालोचना करना, तो वही समालोचना है, यानी कि इसके आलोचना ही केवल नहीं होती है, उसमें से क्या गुण और क्या दोष हैं वो, तो वो होता है आपका समीक्षा विधि। यानी कि समीक्षा करना कि हाँ, अगर हम
सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी पढ़ा रहे हैं हम, तो उसी झांसी की रानी पर अन्य कवि द्वारा लिखा हुआ कविता क्या कहता है, तो वो हम तुलना करते हैं कि हाँ, सो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान ये कर रहे हैं, उसी के में बारे में उन्होंने ये कहा है। वो तुलनात्मक हम अध्ययन करते हैं, हम समीक्षा करते हैं कि हाँ ठीक कहा गया है या बहुत ज़्यादा काल्पनिक है, या हाँ उनकी कुछ हकीकत भी है। वो तुलना करते हैं, वो समालोचना करते हैं, क्या नहीं ठीक है सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये लिखा है, या उनकी कविता में ये दोष है या ये अच्छाइयाँ हैं। तो वो हो गया समीक्षा विधि। तो इसको आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं उपयुक्तता की, क्या इसका गुण है, क्या गुण होगा हो सकता है इसका वह। तो एक तो इसकी ये गुण है कि इसके द्वारा पद की शिक्षण करने पर विद्यार्थियों को उसी प्रकार के अन्य पदों के बारे में भी पता चल जाता है। यानी कि हम पढ़ा तो रहे हैं झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की, लेकिन झांसी की रानी की और कौन सी कविता लिखी गई है उसको भी पता चल जाता है। तो एक बात इसकी ये बन सकती है। दूसरी खासियत क्या इसका हो सकता है कि ये भी ऊंची कक्षाओं के लिए ही प्रयुक्त होता है वो, यानी कि उच्चतर कक्षा की कक्षाओं, खासतौर से जब फिर भी पीजी और यूजी बच्चे करते हैं या उच्चतर माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि उनमें वो तर्क शक्ति बढ़ती है। वो जब हम समीक्षा करते हैं, जब हम समालोचना करते हैं, तो इसमें विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास होता है। वो हम देखते हैं कि कैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो इस बारे में लिखा, झांसी की रानी के बारे में, अन्य कवि कैसे लिख रहे हैं वो, या जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, उसी तरह से उसमें फिर रामायण में वाल्मीकि क्या लिख रहे हैं। जब हम तुलना करते हैं तो उससे बच्चों में तर्क शक्ति या विवेक का जागृत होती है। और क्या इसका बता सकते हैं कि इसके द्वारा, इसके खासियत ये भी बता सकते हैं कि इसके द्वारा शिक्षा करने पर विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के विभिन्न शैलियों, अलंकारों, रस इत्यादि का भी ज्ञान विद्यार्थियों को हो जाता है। अगर हम इसके कुछ दोष की बात करें तो क्या दोष होगा, इसका दोष ये है, पहला तो ये है कि निम्न स्तर के विद्यार्थियों यानी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु उपयोगी नहीं होता है। और क्या इसका दोष होगा, इसका दोष ये होगा कि इसके द्वारा शिक्षा करने या शिक्षण देने पर समय बहुत ज़्यादा लगता है वो। तो ये कुछ इसके आप दोष बता सकते हैं समीक्षा प्रणाली का, के क्या दोष है वो। तो ये है आपका बेसिकली 3.3 के पद शिक्षण की विधियाँ। शब्दार्थ कथन विधि हो गया, व्याख्या विधि हो गया, खंडान्वय विधि हो गया, व्यास विधि हो गया और समीक्षा विधि हो गया। तो इन विधियों के बारे में परिचय है और इनकी उपयोगिता। तो उपयुक्तता, तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये अलग अलग विधियाँ क्या हैं, सबकी परिभाषा बताइए। वो कई सारी विधियों की परिभाषा नाम से ही स्पष्ट हो जा रही है, तो आप उसकी परिभाषा बताइए कि क्या है, और इसकी उपयुक्तता, ये क्यों उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है वो, किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है वो, और इसकी क्या कुछ कमियां हैं वो, क्योंकि कोई भी विधि परफेक्ट नहीं होती है वो। जैसे हमने गद्य शिक्षण में देखा था कि हमने एक संयुक्त विधि, इसमें भी हो सकता है, पद्य शिक्षण में भी संयुक्त विधि का प्रयोग हो सकता है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम शिक्षण की बात करें तो संयुक्त विधि का प्रयोग हम पद शिक्षण में भी कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते कि हाँ केवल हम एक ही विधि से पढ़ाएंगे। अगर सभी विधियों को मिलाकर आप पढ़ाइए तो उससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वह ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये हो गया आपका 3.3। तो 3.3 में आपका यही है, दो चीज़ था जो हमने कल पढ़ा और आज पढ़ा। कल हमने पढ़ा था कि माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पद्य के समावेशन की उपयोगिता, यानी पद्य किसे कहते हैं, पद्य को हम क्यों पढ़ाते हैं, उसका क्या, पढ़ाने का क्या उद्देश्य और क्या उपयोगिता है, वो हमने कल पढ़ा था। और आज हमने पढ़ा कि पद्य शिक्षण को पढ़ाने की क्या विधियां हैं, यानी हम पद्य शिक्षण कैसे पढ़ाएं। तो आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप
टीचिंग करने जाएंगे तो आपको ये विधियाँ पता होना चाहिए, तभी इस माध्यम से आप बच्चों को गद्य और पद्य पढ़ा सकते हैं। तो आज मैं फिर 3.3 में इतना ही रहना देता हूँ। इससे संबंधित मैंने ज़्यादातर परिभाषाएं मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बुक्स का स्नैपशॉट खींच कर भेज देता हूँ। तो मैं दोबारा इसको भी भेज दूँगा और आप लोग उसको रीड कर दीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।